कि पितलिया जी आरएल पीछे चुनाव लड़ ले। बच्चे कह रहे थे, जब बद्रीलाल जी से बात नहीं हुई तो बच्चे मुझे रोज फोन करते थे कि भाई साहब कैंडिडेट पकड़ के ला रहे। मैंने कहा कौन है? बोले पितलिया जी। मैंने कहा पितलिया जी मतलब क्या पीतल का काम करते हैं, क्या करते हैं? बोले साहब इन्होंने 30,000 वोट लिए थे और ये पक्के जीतेंगे। मैंने कहा भाई आप लोगों की इच्छा है तो मैं तो आ जाऊंगा, उनके लिए वोट मांग लूंगा। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब पितलिया जी ने फार्म भी भर दिया और फार्म भर के उनको बेंगलोर या दूसरी जगह जहाँ इनके धंधे चलते हैं, जहाँ भाजपा की सरकार है, 2-3 छापे इनके रिश्तेदारों के और इनके पटकवाए। पितलिया जी ने बिना किसी से पूछे चुपचाप फार्म उठाया और पिछले दरवाजे से निकल के घर जाके सो गए पितलिया जी। भाइयों कितना बड़ा दुर्भाग्य। और जिस तरह भाजपा के नेताओं का ऑडियो वायरल हुआ कि पितलिया जी का फार्म क्यों उठाया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। इस राजस्थान के अंदर आजादी के बाद फार्म उठाने की परंपरा कहीं भी नहीं रही। चंबल और जहां चंबल के भीड़ है, धौलपुर जिले के अंदर भी लोग चुनाव लड़ते हैं, जहां डाकुओं का आतंक है। छाड़ा भीलवाड़ा के अंदर पहली बार देखा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कितना आतंक है और कितना सरकार से वो डराते हैं। और दिल्ली के नेता तो ये भी कहते हैं, अभी मुझे कोई कह रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार हमें डरा रहा है। मैंने कहा वो तो खुद डरे हुए हैं, आपको कहां से डरा रहे हैं? तो उनकी तो डॉक्टर साहब की तो एज भी शायद मेरे हिसाब से 80 के लगभग हो गई। बदल जी भाजपा में तो एक रूल और है कि 70 के बाद किसी को टिकट नहीं दे। डॉक्टर साहब कैसे ले आए फिर टिकट? कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब आपके यहाँ पहले मंत्री भी थे, विधायक भी रहे, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि साड़ा के अंदर जब मैं पहली बार आया था, गंगापुर के अंदर जब मैं पहली बार राजस्थान के अंदर ओंकार रैलियां कर रहा था, उस समय इस इलाके के अंदर जब आया और यहाँ का विकास देखा तो मुझे अपने आप पता लग गया कि पिछले 40 साल के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घर का विकास किया होगा, इस विधानसभा क्षेत्र का विकास किसी ने नहीं किया। भाइयों, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर का यह इलाका जहां की जमीनें सोना उगलती है, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भीलवाड़ा जिले के अंदर, और कपड़े का सबसे बड़ा काम, वस्त्र का सबसे बड़ा काम इस भीलवाड़ा के अंदर है। जमीनें हमारी, मशीन दूसरे सेठों की, और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। कंपनी और उद्योग यहाँ दादागिरी करते हैं और बच्चों को धक्के मार के निकाल देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि साड़ा के अंदर रिजल्ट कुछ भी रहे, हम हारे या जीते, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बद्री जी, आपका हाथ मैंने पकड़ लिया, जब तक आपको विधानसभा में नहीं भेजूंगा मैं लगातार यहाँ आता रहूंगा, यह मैं विश्वास आपको दिलाऊं। साड़ा के अंदर बद्री माफिया का बहुत बड़ा आतंक है, और आतंक क्यों ना हो, एमएलए साहब चाहे कोई भी हो, उनके घर पे गड्डी पहुंचा दो आप। थानेदार को एमएलए लगाता है सत्ता पक्ष का, और थानेदार उसी हिसाब से गाड़ियां निकालता है। नदी नालों को खोद लिया, अवैध बजरी का इतना खनन पूरे राजस्थान के हुआ कि बजरी घोटाले की गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दी। बजरी घोटाले के अंदर शेर खान, यूनुस खान समेत कई लोग इसकी चपेट के अंदर आए और वो अभी भी जेलों के अंदर बैठे होंगे। और उसमें अशोक सिंघवी जो सरकार के बहुत बड़े मंत्री थे, उनको भी सरकार के बहुत बड़े अधिकारी थे, उनको भी लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ा। लेकिन नेताओं पर आंच नहीं आई क्योंकि बजरी घोटाले की जांच सीबीआई ने नहीं करी, स्टेट की एजेंसियों ने करी। और स्टेट की कोई एजेंसी गहलोत वसुंधरा के मिलाजुली के खेल के अंदर इस गठबंधन में, जहां लोकायुक्त की ताजा रिपोर्ट ने, ये मीडिया के भाइयों के लिए काम की बात है, लोकायुक्त की जो ताजा रिपोर्ट है उसमें 1 दर्जन मुकदमे वसुंधरा और अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर वो घोटाले के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश देने की बात लोकायुक्त ने की, लेकिन कभी सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आज सीएम तो छोड़ो, वसुंधरा का चपरासी धीरेन्द्र कमठान
खासा कोटी का कालीन चोर के भाग गया, मुकदमा दर्ज हुआ, कमठान से पुलिस ने पूछताछ नहीं की और उस मुकदमे में एफआईआर भी लग गई और कालीन का पता ही नहीं कि कालीन को कहां ले जाके बेच दिया। यह राजस्थान है। इस राजस्थान में वसुंधरा गहलोत का मिलाजुली का खेल 22 साल से आप देख रहे हो। भाइयों, गहलोत ने 98 से 3 जब सरकार चलाई, उस समय 3 में जब वसुंधरा आई थी परिवर्तन यात्रा में, तब एक ही बात कही थी कि हमारी अगर सरकार आई तो कांग्रेस की पुरानी सारी जांचें कराएंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। वो चीज तो भूल गए, गहलोत से हाथ मिला लिया और 3 से 8 के अंदर सबसे ज्यादा जमीन के घोटाले अगर देश के अंदर हुए तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जमीन के घोटाले हुए, जिसमें प्रताप सिंह भी जो नगरीय विकास मंत्री था, वो तो मुझे पिछली बार कहता था, मेरे साथ विधायक था, जब उसको मंत्री ने बनाया तब कहता था हनुमान जी मैं तो खामों का बदनाम हो गया, मेरे पास तो 10% आता था, 90% तो मैडम सीधा ही ले लेती थी लोगों से। उसके बाद 8 के अंदर गहलोत आए वापिस, तब गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी, मैं आयोग बनाऊंगा, आमेर की हवेलियों से लेके राजस्थान के अंदर जहां जहां भी भ्रष्टाचार हुआ उनकी जांच करा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर डालूंगा। भाइयों, सरकार गहलोत की आई, माथुर आयोग बना और माथुर आयोग बनने के बाद चालू भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी एक्ट की बात बता के माथुर आयोग को रद्द कर दिया कि माथुर आयोग की गलत बना है। कितनी बड़ी बात हो गई। और 13 के अंदर फिर वसुंधरा जी वापिस आई और 18 में गहलोत ने वही बात वापिस कही कि अब की बात सरकार आने दो, मैं जांच करा दूंगा। जांच तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ। अशोक गहलोत बोला नहीं, मैडम के बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं सामने रखूंगा इसको। और अपने सामने वाला बंगला एक नया कानून बना दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। वसुंधरा जी नहीं जाएगी, ये तो यही रहेगी। मुझे लग रहा है दोनों यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर या तो साथ पढ़ते होंगे कहीं कहीं, बाकी इतने प्रीत तो कौन निभाता अपनों के लिए। और अब जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, तब गहलोत की सरकार अगर किसी ने बचाई तो वसुंधरा ने 20 विधायक अशोक गहलोत को देके उनकी डूबती हुई नाव को किनारे तक लगाया था। ये पूरा देश जानता है, पूरा राजस्थान जानता है। भाइयों, छाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के अंदर एक ही संदेश आपको देना है, कांग्रेस अगर जीतती है तो मैसेज जाएगा, धन बल और सत्ता के बल पे कांग्रेस जीत गई, पुलिस वाले भी श्रेय ले लेंगे। हमने साहब, आईजी साहब, डीजी साहब, हमने आपको इतने वोट नहीं पड़ने दिए, बीजेपी आरएलपी के डीजे जब्त कर लिए, गाड़ियों को रोक लिया और वोट रोक लिए। ये भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए जाएंगे। और अगर बीजेपी जीती तो ये मैसेज जाएगा कि किसान आंदोलन का राजस्थान में कोई असर नहीं है। किसान आंदोलन के लिए आपके भाई ने पड़ोसी हुई थाली को ठोकर मारी। देश में जब बात चली कि राजस्थान का किसान इन कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में साथ नहीं है। भाइयों, एमपी तो राजस्थान के अंदर 24 और है, किसी ने किसान बिलों के खिलाफ बोला भी नहीं होगा। और मैं तो मोदी जी के और गृह मंत्री जी के नजदीक भी था, लेकिन जब आपके चेहरे मुरझाए हुए देखे, जब किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीरें देखी, तब हनुमान बेनीवाल बोला आप मेरे से क्या चाहते हो। कहा कि आप जयपुर से दिल्ली का हाईवे जाम कर दो। किसान नेताओं ने बोला अपने आप मोदी जी मान जाएंगे। एक बार 15,000 लोग लेके गया, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया और दूसरी बार 1 लाख संख्या के अंदर शाहजहांपुर बॉर्डर की तरफ गया। और भाइयों, एनडीए को ठोकर मारी। जिस तरह बच्चा फुटबॉल को किक मारता है, मैंने एनडीए को किक मार के किसानों के साथ सड़क पर बैठ गया। सत्ता को ठोकर मारने का उदाहरण देश में 2 व्यक्तियों ने दिया, या तो अकाली दल की नेता ने इस्तीफा दिया या हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा की कमेटियों और एनडीए को ठोकर मारी। मंत्री तो मैं था नहीं, अगर होता तो मंत्री पद भी छोड़ता। मेरे पास तो लोकसभा की कमेटियां थी और एनडीए था, उसको धक्का दे दिया मैंने और आपके लिए सड़क पे आ गया। ट्रैक्टर चला के भी दिल्ली तक लेके गया। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी सारी टीम जो शाहजहांपुर बॉर्डर पे
देश का एकमात्र सांसद था। लोग तो बयान देते थे, अकाली दल ने भी इस्तीफा दिया था। सड़क पे अकाली दल वाले नहीं बैठे एमपी, सड़क पे तो एक ही व्यक्ति बैठा था। जब आपके दूसरे नेता दो दो रजाई ओढ़ के ठंड के अंदर सोते थे, उस वक्त आपका ये भाई अपने परिवार से दूर 500 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। पूरे देश के अंदर बात चली कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर दो ही मजबूत व्यक्ति है, एक तो अकाली दल जिन्होंने एनडीए को ठोकर मारी, और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राजस्थान के किसी किसान के बेटे ने बनाई है, वो मोदी जी के पद को ठुकरा के अपने भाइयों के साथ चला गया। भाइयों, जब देश के अंदर मैंने राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया, तो साड़ा के अंदर हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देना, यह काम अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से संदेश दिल्ली तक जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और बीजेपी कांग्रेस जीत गई, संदेश कहीं भी नहीं जाएगा। एक मैसेज ये जाएगा कि राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी नहीं हो सकती। सुजानगढ़ की सीट तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ चुकी है, उसकी चिंता आप छोड़ दो। राजसमंद के अंदर भी हमारे प्रत्याशी खड़े हो, प्रहलाद जी खटाना कड़ी टक्कर ले रहे। अभी प्रहलाद जी कह रहे थे, मैंने कहा सुस्त कैसे हो रहे हो कि भाई साहब आप नहीं आए। मैंने कहा आप नौजवान हो, इतना अच्छा बोलते हो, सारे सारे नौजवान राजसमंद में आपके साथ है, दोनों पार्टियों से दुखी है। राजसमंद के भीलवाड़ा के आधे से ज्यादा मुद्दे तो लोकसभा में मैं उठाता हूं, और विधानसभा में जब विधायक था तो तमाम राजस्थान के मुद्दे उठाता था, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और संपूर्ण किसानों की कर्ज माफी, फ्री बिजली, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, टोल मुक्त राजस्थान की बात अगर किसी ने की तो खींवसर के उस समय के विधायक और नागौर के सांसद ने इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का आगाज किया, और ओंकार नागौर की धरती से भरी मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खा के कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हरा दी। भाइयों, हनुमान बेनीवाल वो योद्धा है जिस तरह भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी थी जिससे अंग्रेज डर के भागे। हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति के अंदर नेताओं को चलना सिखा दिया, गली गली घूमना सिखा दिया, और लंबे लंबे हाथ जोड़ना सिखा दिया। नहीं तो नेता मिलते नहीं थे, फोन नहीं उठाते थे, और झांसा देके भाग जाते थे। कम से कम नेताओं की तबियत ठीक करने का काम अगर किया तो मैंने किया। और अशोक गहलोत के बेटे को हरा के अगर उनकी जादूगरी का खिताब किसी ने छीना तो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गहलोत को भी परास्त किया। और खींवसर के उपचुनाव के अंदर जब पूरी सरकार लड़ रही थी, पूरी मशीनरी लगी हुई थी, एक तरफ मेरा छोटा भाई था, और खींवसर की जनता ने कहा कि चाहे कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो जाए, चुनाव हनुमान के भाई को जिताएंगे। अगर खींवसर नहीं जीती तो राजस्थान हार जाएगा। 36 कौम के लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को करारी शिकस्त खींवसर उपचुनाव के अंदर देके और मेरे छोटे भाई को विधानसभा के अंदर भेजा। भाइयों, आपका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर है। कॉलेज की राजनीति से विधानसभा का जो सफर मैंने तय किया, हमेशा एक ही बात मन में रखी कि जो मेरे पास आएगा उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। हनुमान के घर पे जो आ गया वो उसका भाई है, और 24 घंटे आपकी सेवा करता रहा। और इसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्रियों की भी रैलियां इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी ओंकार रैलियां हनुमान बेनीवाल की हुई। और मैं बड़ी रैलियां भीलवाड़ा, चित्तौड़ और इन जिलों में भी करूंगा। अभी समय नहीं मिला, कोरोना काल के अंदर 2 लाख से ज्यादा भाई हमारे शहीद हो गए। मैं तो लोकसभा के अंदर मांग करी थी कि कोरोना के अंदर जूझते हुए जो हमारे जवान और किसान का निधन हो गया, देहांत हो गया, उन सबको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया था। और भाइयों, हर दुख विपदा के अंदर आपने देखा होगा कि साड़ा और राजसमंद का भी जब लोकसभा चल रही थी तो तमाम वो मुद्दे, चाहे वो भीलवाड़ा के संख्या लेके एक कोने के अंदर बैठी थी,
कांग्रेस जब भी वसुंधरा विधानसभा में आती तो पैर छूने के लिए भागते थे। मैडम प्रणाम, अच्छा आप कैसे हो? ठीक हूँ, 2 बदली कर देना मेरी। ठीक है, कर लूंगी, आ जाना। उस समय अकेला व्यक्ति हनुमान बेनीवाल वसुंधरा को ललकारता था और जब भी खड़ी होती तो मैं मेरी सीट पे खड़ा होकर बोलता, नीचे बैठो वसुंधरा जी। तो कहती इनको बाहर निकालो। मैंने कहा निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। 5 बार निलंबित हुआ और 40 बार राजस्थान की विधानसभा से मार्शलों ने मुझे उठा के बाहर निकाला, लेकिन मेरा कोई रंग काला नहीं पड़ गया उसे। मैं आपके लिए लड़ता रहा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब मैं एनडीए के साथ बैठा तो मैं सत्ता के साथ था। मेरा मन वहां कम लगता था। जैसे विपक्ष के लोग नारे लगाने आते मैं कई बार मेरी सीट से उठ जाता, फिर मुझे याद आता मैं तो एनडीए में हूं, अभी तो नारे नहीं लगाऊंगा। फिर एक किसान बिल आए और मेरी वो इच्छा भी पूरी हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे देश का पहला सांसद हूं जिसने राष्ट्रपति का अभिभाषण रोकने का प्रयास किया और बजट में भी 10 मिनट तक वित्त मंत्री को 2 बार पानी पीना पड़ा और नीचे बैठ गई और प्रधानमंत्री विचलित हो गए। हनुमान जी अब तो जाओ, आपको पूरे देश ने देख लिया। तो भाइयों, मैं जो कहता हूं वो करता हूं और आपके बीच ये घोषणा करके जा रहा हूं कि बद्रीलाल जी को मजबूती आप देना। अगर इनको विधायक बना दोगे तो सत्ता के विधायकों में जितनी नहीं चलती उससे ज्यादा बद्रीलाल जी का फोन इस भीलवाड़ा के अंदर चलेगा। और तो और ये भीलवाड़ा के कलेक्टर एसपी को भी फोन करेंगे, अजमेर के आईजी को भी फोन करेंगे, वो भी उनको इतना सम्मान देगा जितना सत्ता पक्ष के विधायकों को नहीं मिलता। और बद्री जी अगर हार भी जाते हैं तो भी ये मेवाड़ के स्थापित नेता हो जाएंगे, यह भी तय है। इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद जो आपने बद्री जी को दिया है, ये तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तो 3रे नंबर में चली गई। यहां पे मुख्य मुकाबला कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। अभी गाड़ी में मैं आ रहा था, एक बड़े किसान नेता का टेलीफोन आया कि आपके अशोक गहलोत से सेटिंग हो गई क्या? मैंने कहा क्या हो गया, कैसे? कि आप चुनाव लड़ा रहे हो ना? तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने नहीं तो पार्टी बनाई मैंने, क्या मैं इंतजार करूं? आप तो अपना शोषण कराते कराते 50 साल बिता दिया आपने और थोड़े दिनों बाद समाचार आएगा कि फला नेता का निधन हो गया। ये है और क्या? लड़ तो सकते नहीं हो, घरों में पड़े हो, पैसा कमा लिया, संघर्ष करने की क्षमता नहीं। विदेश बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दो, विदेश यात्राएं करो, स्विमिंग करूंगा, वो करूंगा, मौज मस्ती करूंगा, तो भैया जयकारे नहीं लगेंगे, फिर तो गहलोत की चप्पल उठानी पड़ेगी। मैंने देखा राजस्थान के अंदर हमारे बहुत से किसान नेताओं को जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कोई वसुंधरा को मम्मी कहता है और कोई गहलोत को पापा कहता है राजस्थान के अंदर। ये हनुमान बेनीवाल है जो आपका भाई है, जिसने नई पार्टी बना के ये संदेश दिया और नौजवानों को एक लक्ष्य दिया, उठो, रोजगार से पहले, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, कानून का राज राजस्थान के अंदर। गांव का गरीब आदमी थाने तहसील में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोलेगा, बाबा चाय पियोगे या ठंडा, बिराजो, आपका काम कर रहा हो। यह व्यवस्था हनुमान बेनीवाल कर सकता। रात को 12 बजे अगर हमारी बहन बेटियां कहीं निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, कानून का राज राजस्थान में होगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, मजबूत राजस्थान होगा, साड़ा का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा। भाइयों, पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान रखना और बद्री जी का रखना। पुखराज जी गर्ग, कई लोग मेरे में जातिवाद का आरोप लगाते, लेकिन मैं 3 विधायकों के साथ 18 में जीता, 25 जगह अच्छे वोट लिए, छुट्टन से लेके सब बेटे पुखराज जी गर्ग जो मेवाड़ समाज से आते, मेरी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष है। अभी जो चुनाव लड़ा मैंने सुजानगढ़ के अंदर नाइक जाति को प्रत्याशी बनाया, जिनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, 30,000 वोट है, लेकिन कोई पार्टी टिकट नहीं देती। प्रहलाद खटाना जो राजसमंद से चुनाव लड़ रहे नौजवान है, गुर्जर समाज से आते, भाइयों हनुमान बेनीवाल ने तमाम जातियों में ध्यान रखा और आगे भी भरोसा दिलाता हूं कि साड़ा के अंदर अगर मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझ लो मैं खुद साड़ा के अंदर चुनाव लड़ रहा हूं। ये वोट बद्री जी के साथ साथ आप हनुमान बेनीवाल को भी दे रहे हो। साड़ा के अंदर गुर्जर समाज की भी बहुत बड़ी संख्या है। मैं गुर्जर भाइयों से और गाडरी जो गुर्जर और जाटों के भाई है 36 कौम से ये आह्वान करना चाहता हूं कि मैंने तो गाडरी समाज के चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में 2 अध्यक्ष बनाए, हर जगह हर समाज को मौका दिया। और गुर्जर समाज का जब मुख्यमंत्री बनने का मौका आया था, सचिन पायलट को
अगर पहला समर्थन किसी ने दिया तो हनुमान बेनीवाल ने बोला कि सचिन पायलट अगर सीएम बने तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी समर्थन करेगी। और दोबारा जब मौका आया तो पायलट का साथ अगर किसी ने दिया तो हनुमान बेनीवाल ने 3 विधायकों का साथ दिया गहलोत की सरकार गिराने के लिए। इसलिए गुर्जर भाइयों, गुर्जर आरक्षण आंदोलन से लेके आज तक जाट और गुर्जर में कोई अंतर नहीं है। वो भी तेजाजी की जय बोलते हैं और हम भी बोलते हैं और मोशियाई भाई हैं दोनों, और गाडरी हमारे भाई हैं, और 36 कौम, शेड्यूल कास्ट और जितनी भी जातियां, तमाम जातियों से मैं आह्वान करता हूं कि चुनाव के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, कौन किस वक्त किसके काम आया। अगर इतना सा ध्यान रख दोगे तो बद्री जी चुनाव जीत जाएंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि 5 घंटे से तपती धूप के अंदर आके आपने आशीर्वाद दिया। आप मेरा भी मन है, अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर लेके आए, गहलोत ने हेलीकॉप्टर घुमा दिया तो आरएलपी पीछे कैसे रहेगी, लेकिन मेरे से जुगाड़ नहीं हो पा रहा हेलीकॉप्टर का। तो भाइयों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन 2-3 सभाएं शाणा के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर के जगह जगह हेलीकॉप्टर उतार के जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसी तरह वोटों का सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये काम जल्दी हम आगे की तारीख आप देंगे। और तमाम शाणा की गांव तो मुझे मत ले जाना, लेकिन तमाम पंचायत मुख्यालयों पे हनुमान बेनीवाल खुद वोट की अपील करने के लिए जाएगा और हाथ जोड़ के बद्री जी को जिता के इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का आगाज शाणा की धरती से करो। भाइयों, सुजानगढ़ के अंदर सुनामी चल रही है आरएलपी की, शाणा के अंदर आज आंधी तो नजर आ रही है, लेकिन 17 तारीख तक शाणा में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सुनामी चलनी चाहिए, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उड़ जाए। ये काम आपको करना है। 36 कौम के मेरे भाइयों को, आयोजनकर्ताओं को और मेरी पूरी आरएलपी की टीम को, जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति के अंदर यहाँ महसूस नहीं होने दिया कि हनुमान जी यहाँ है कि नहीं है, मैं सबको जो मंच में बैठे हैं सबको कह के जा रहा हूँ कि 3 दिन मैं आपके बीच हूँ। तमाम पंचायत मुख्यालयों में चलेंगे, अभी रोड शो का कार्यक्रम है और उसके बाद कल से कार्यक्रम है अलग अलग समाजों के अंदर जहां भी मुझे जाना है। एक आपको और बात कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर जिस तरह मुसलमान खुल के हमारे साथ आ गया, राजपूत समाज ने बड़ा समर्थन सुजानगढ़ के अंदर दिया। मैं यहाँ भी 36 कौम से अपील करता हूँ, 36 समाजों से अपील करता हूँ कि राजस्थान को बचाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को तोड़े और एक नए राजस्थान का निर्माण करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बद्री जी को आशीर्वाद देना। धन्यवाद, जय हिंद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। सारे लोगों से निवेदन है कि वीसी चल रही है, भाई साहब 5 मिनट थोड़ा शांति से रहें। अच्छा